हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी वेलकम करती हूँ अपने लाइफ जर्नी के सेकंड पार्ट में। और कल मैंने आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट पार्ट शेयर किया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था मेरे मायके से मेरी जो भी लाइफ जर्नी है, और मैंने बताया था कि हमारे घर में कौन मास्टरमाइंड थे, किसने घर का माहौल बिगाड़ रखा था, और अ, मतलब किसका क्या रोल था वो मैंने बताया था। जो भाई भाभी, जो मौसी का जो लड़का था उसका और उसकी वाइफ के बारे में बताया था। तो धीरे धीरे करके मैं सब लोगों के बारे में बताऊंगी कि इसका क्या रोल रहा है मेरी लाइफ को बर्बाद करवाने में। तो जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे मायके में भी मेरा हैरेसमेंट हुआ है और स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। और जब मैं 10-12 साल की थी तब से, जब जैसे ही मैं समझने लगी हूँ सारी बातें, तब से ही मुझे टॉर्चर करवाया जाता था। और मेरे पापा थे नहीं, और हमारे घर का मेन हेड और जो भी था वो मेरा जो मौसी का लड़का था वो भाई था, और सब कुछ उसके अंडर में था। घर में टूट फूट जो घर के जो रिश्तों में उसने दरार डलवाई हैं, सब लोगों के आपसी उसने जो मतभेद करवाए हैं, सबके बीच में डिस्प्यूट उसने करवाए थे। और खुद इतना भला बन जाता था, इतना शरीफ, दिखने में वो इतना शरीफ है कि काफ़ी लोग तो गांव के ऐसे बोलते हैं कि इसके जैसा शरीफ लड़का कोई है नहीं, लेकिन वास्तव में वो हमारे घर का माहौल ख़राब करवाने में उसका हाथ था। अब तो काफ़ी सबको पता लग गया, सबको नहीं, काफ़ी लोगों को पता लग गया। तो क्योंकि वो जिसके भी घर में बैठता है, पड़ोस में भी जिसके भी घर में बैठ जाता है ना, वहाँ से वो उस घर के 2 टुकड़े 4 टुकड़े करवा के ही निकलता है। जिस घर में उसने एंट्री कर ली ना, वो चूल्हे तक बैठता है जाके। और वो इस तरीके से बैठता है कि औरतों की जैसे वो बात करेगा, एक मेंबर को दूसरे मेंबर के खिलाफ ऐसे भड़काना, मतलब आग लगाने का काम के सिवा उसके पास कोई और काम नहीं है। बहुत शातिर दिमाग, बहुत तेज, बहुत चापलूस है। और मुझे पता है बहुत बुरा लग रहा होगा उसको, बुरा नहीं, बहुत जलन हो रही होगी, बहुत। उसका भी मेरे पे उसका बस चले तो वो अभी मुझे मरवा दे। वो इतना गंदा शातिर इंसान वो। खैर, कोई नहीं, जो भी था अंत सबका आना है। और अपने कर्मों की वजह से आज वो अपनी पोल पट्टी खुलवा रहा है। अपने कर्मों की वजह से वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ आज पोल पट्टी खुलवा रहे हैं। नहीं, मैं शायद नहीं भी बोलती, लेकिन मेरे को इतना मजबूर किया गया है बोलने के लिए। मेरा घर खराब करवाया, और मेरे लिए ये ऐसा रिश्ता देखा था जहाँ पे ये नशे भी करता है, बिल्कुल आवारा है, ना कोई कमाई धमाई कुछ भी नहीं। और एक जगह मेरा रिश्ता देखा, वहीं पे इसने फिक्स कर दिया। इसने बकायदा मुझे बोला भी था कि तेरा ऐसा इंतजाम कर दिया है कि तुझे जहर खा के मरना पड़ेगा, क्योंकि इसको पता था ये लड़का कैसा है। इसको सब कुछ पता था, और उसको ये पता था कि हाँ, ये लोग इसके ससुराल वाले तेरे कहने में चलेंगे। तो ये तो एक कठपुतली जो होते हैं ना, कठपुतली, मुझे ऐसे नचाना चाहते थे। खैर कोई नहीं, इन्होंने जो किया इनके कर्मों की सजा ये भुगतेंगे। और वो इंसान ऐसा था कि जब ना मुझे पढ़ने दिया, 12th के बाद मुझे नहीं पढ़ने दिया गया, और ना मैं अपनी कोई फ्रेंड के पास जा सकती थी, कोई सहेली के पास नहीं जा सकती थी मैं। ऐसा मेरे घर के माहौल कर रखा था इसने। और मेरे खुद के भाइयों को ये भड़का भड़का के मुझे पिटवाता रहता था बात बात पे। मैं किसी कोई पड़ोस में जो चाची ताई होती हैं, भाभियाँ होती हैं, उनसे भी अगर मैं बात कर लेती तो मुझे ऐसे बोलता, क्या बात कर रही थी उनके पास, उनके घर में क्यों गई। और एक छोटी सी, ये लगा लो 10-12 साल की भी बच्ची क्या होती है, उसको कोई इतनी सेंस नहीं होती समाज में क्या है क्या नहीं है। तो मेरे को, मतलब मैं अपनी पसंद से कपड़े भी नहीं पहन सकती थी, ओनली सलवार कमीज में पहनती थी। उसमें भी जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ी होती गई, 15 साल की हुई, 14-15 साल की हुई, तो मुझे इतना मजबूर किया गया कि सिर पे दुपट्टा डाल के रखा कर, प्रॉपर एक ऐसे तरीके से सलवार कमीज पहनना और सर पे दुपट्टा रखना। चलो ठीक है, हरियाणा में ये सब चलता है, और लड़कियां दुपट्टा लेती भी हैं। लेकिन क्या इतनी कम एज में
बाई चांस अगर मैं वही दुपट्टा अगर मेरा सर से उतर जाता या फिर मैं ऐसे गले में रख लेती तो वो भी बोलते कि क्या फैशन कर रही है, क्या है ये सब। मतलब कि ऐसा माहौल शायद कहीं हो, किसी भी घर में ऐसा माहौल हो, मैंने नहीं देखा, नहीं सुना था। आज मुझे खुद पे भी गुस्सा आता, क्यों मैंने बर्दाश्त किया, क्यों मैंने सुना। लेकिन ये भी है कि मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की। मैं जो भी मेरे साथ होता था वो मैं अपनी बुआ के साथ शेयर करती थी। और मेरी एक और रिलेटिव्स थी जो मेरी फेवरेट है, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की, बताया था मैंने उनको, लेकिन हमारे घर में वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो इस कमीने ने, इसकी वाइफ ने मतलब मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं सारा घर का काम करती हूँ और स्कूल जाती, स्कूल से घर आने के बाद मैं घर के काम करती हूँ। उसके बाद 12th कंप्लीट होने के बाद मेरे को आगे नहीं पढ़ने देना। और मतलब कि मैं अपनी खुशी से कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ घर के काम करो उनके बराबर में। उनकी वाइफ जो वो आराम करेगी, लोग दिखावा कोई काम करने हैं तो उन्होंने कर लिए, अदरवाइज़ वो रेस्ट करें, मैं और मेरी मम्मी काम करें। ये हमारे घर में ऐसे चलता था। और मैं अपनी पसंद नापसंद से ना तो पहन सकती थी, ना मैं किसी से बात कर सकती थी, बस। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि हाँ मैं खुद एक कैद खाने में हूँ, कब मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कब मुझे मेरे एक मामी है, मेरी सगी मामी है, उन्होंने एक बार बोला भी था कि रितु को हम पढ़ा लेते हैं, हमारे पास छोड़ दो। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, पता नहीं कितने बहाने। उनको ये था कहीं ये कामयाब ना हो जाए। हम सगे 3 भाई बहन हैं, उसको ये था कि इनमें से कोई भी कामयाब नहीं होना चाहिए, इन तीनों में से कोई भी कामयाब नहीं होना चाहिए। तो जैसे तैसे 12th मेरी कंप्लीट हो गई। और बात बात पे ये लोग मुझे परेशान करवाते थे। मेरा भाई है जो बीच वाला भाई मेरा, दूसरे नंबर पे जो ITBP में मैंने बताया था, उससे बात बात पे मेरे को इतना पिटवाते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ उसको भड़का देते थे। और जो इसकी वाइफ थी ये तो बिल्कुल नहीं आई थी, बेकार थी। और उनकी मिली सोची समझी साजिश थी ये। और उस भाई को भी कंट्रोल में कर रखा था हर तरीके से, आप समझ जाओ। तो मतलब घर का इन्होंने सत्यानाश कर रखा था। ठीक है, 12th हो जाती है मेरी, फिर मेरी शादी की बात चलती है। तो क्योंकि मैंने जवाब देना शुरू कर दिया था, कितना सहन करे कोई, कितना बर्दाश्त करे। तो मैं भी थोड़ा सा इनके सामने ये अगर मुझे परेशान करते थे तो मैं सामने से मैं भी जवाब देने लग गई थी। मेरी शादी की बात चली, एक जगह मेरा रिश्ता देखा, वहीं पे फिक्स कर दिया। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मुझे अच्छा परिवार मिले और कोई जॉब वाला बंदा मिले, नहीं। इन्होंने तो जैसा बेवड़ा आवारा जैसा ढूंढना था अपनी तरफ से, तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म से ख़त्म ढूंढा, ख़त्म रियल में ही ख़त्म इंसान थे मेरे ससुराल वाले। तो इसको ये था कि हाँ ऐसे लोग हमारे अंडर में रहेंगे, जैसे चाहे हम इसको परेशान करवाएंगे। उनको तो दुश्मनी निकालनी थी मुझसे। वो नहीं चाहते थे कि हम भाई बहन या मेरी मम्मी और हम सब भाई बहन मतलब मिल कर रहे हैं। क्योंकि ये चाहता ही नहीं था कि उस घर का मतलब कि वो घर के मेंबर कभी एक हों, क्योंकि सारा सब कुछ मेन पैसे का और प्रॉपर्टी का चक्कर था। तो फिर जी इसने मेरी शादी करवा दी। शादी में जो ना मुझे कोई गोल्ड दिया इन्होंने, अपनी तरफ से कोई गोल्ड नहीं दिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सामान था इलेक्ट्रॉनिक्स का, काफ़ी वो मेरे चाचा ने लगाया था। मेरे एक छोटे चाचा एक और हैं, उन्होंने वो मेरा सामान दिलवाया था। मेरी दादी ने क्योंकि मेरे दादा आर्मी से रिटायर्ड थे तो दादी को पेंशन मिलती है, मेरी दादी ने खर्च किया था कुछ। मेरे मामा मामी ने मेरे कुछ फर्नीचर के लिए पैसे दिए थे। तो ये नहीं पता उस फर्नीचर में किस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे इतना बाद में पता लगा कि मुझे फर्नीचर के मेरे मामा मामी ने भी कुछ पैसे दिए हैं। तो इसने किसी को भेद नहीं दिया। ये इसने लोगों को यही दिखा कि सारा जो काम कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, सारा खर्चा मैं ही कर रहा हूँ। तो एक बार मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि लोग दिखावा कि तुम लोगों ने तुम्हारी शादी की है, बाकी खर्चा हमारा था, तेरे को तो बेचा है, हमसे पैसे लिए हैं। पर मैंने इनकी बात पे यकीन नहीं किया। देखो सच मुझे पता भी नहीं है, और जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है वो मैं नहीं बोल सकती। तो
मेरी दादी ने, मेरे चाचा ने कुछ अरेंजमेंट मेरी शादी में किया था, क्योंकि ये तो हमेशा ही दिखाता था मेरे पास तो कुछ नहीं है, जबकि सारे घर का खेत से जो इनकम होती थी, और मेरा बड़ा वाला भाई भी कुछ कमाता था उस टाइम पे, तो जो भी इनकम थी सब कुछ उसके हाथ में था, उसके सब सारा चार्ज उसके हाथ में था। तो फिर भी उसने शादी की, ठीक है। दादी ने भी खर्च किया, चाचा ने भी खर्च किया, इन्होंने भी किया, लेकिन मेरी शादी में इन्होंने मुझे एक नाक की ईयर रिंग, नोज़ रिंग तक मुझे नहीं दी। मेरी मम्मी ने बोला कि मैं अपनी तरफ से भाई रितु को कुछ देना चाहती हूँ, पायल वगैरह मैं बनवाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी के पास भी कोई इनकम नहीं थी, सिर्फ विडो थी मम्मी, तो विडो पेंशन मिलती थी, पेंशनर थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं पाजेब बनवाना चाहती हूँ मेरी तरफ से। तो इसने क्या किया, दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने गेम खेला कि नहीं, पाजेब तो पायल तो ससुराल वाले दे देंगे, काफ़ी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, आप ना नेकलेस बनवा दो गले का चांदी का, और उस पर गोल्ड का वर्क करवा देते हैं, जो भी गोल्ड की पॉलिश होती है ना वो। मेरी मम्मी भोली भाली थी, और मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया, तेरी पसंद क्या है, तुझे क्या चाहिए क्या नहीं। मेरी पसंद का कोई सामान नहीं है, मुझे पूछा ही नहीं, क्योंकि मैं भी इतनी 18 साल की सारी थी, इतनी मेरे को भी समझ नहीं थी। मैंने सोचा जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, तो मुझसे कुछ नहीं पूछा गया कि पसंद का सामान वामान क्या चाहिए, कैसे क्या, कुछ भी नहीं। तो मम्मी ने बोला कि चल पायल नहीं तो नेकलेस बनवा दो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मेरी मम्मी से पैसे ले लिए, खुद ही हस्बैंड वाइफ गए और एक आर्टिफिशियल एक नेकलेस ले आए, आर्टिफिशियल, साथ में उसके झुमके भी थे, टॉप्स भी थे, तो उसमें गोल्ड की पॉलिश हो रखी थी। आर्टिफिशियल लेके आए 100 से 150 रुपये का, ठीक है। और दिखने में फिर इन्होंने सबको ये बोल दिया कि चांदी का है और इसके ऊपर पॉलिश करवा रखी गोल्ड की, लेकिन सच्चाई ये थी वो चांदी का भी नहीं था। आज वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसको 2-3 जगह सुनार को चेक भी करवाया था कि चांदी का, उन्होंने बोला नहीं ये चांदी का नहीं, आर्टिफिशियल है, 150 रुपये का है ये। तब मुझे काफ़ी साल बाद मुझे पता लगा कि मेरे साथ धोखा किया इन्होंने। मम्मी से तो इन्होंने पैसे ले लिए, लेकिन उन्होंने मेरे को नकली हार दे दिया, ठीक है। कितने नीच इंसान हैं। और इससे भी नीच हरकत इन्होंने ये की कि जब शादी में गांव की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से जो भी कन्यादान जो मिलता है, जो भी अमाउंट आता है लड़की का, वो सारा इन्होंने खुद ही हजम कर लिया राकेश ने। तो जी जो कन्यादान की जो भी अमाउंट आया था 50-60 हज़ार रुपये या ज़्यादा फिक्स मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो है कि हाँ 50-60 हज़ार रुपये आए थे, वो भी इन्होंने मेरे नाम नहीं करवाया, ना मुझे दिया, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं दिया, ऐसे मेरी शादी हुई थी जोड़ जुगाड़ करके। और हालांकि मुझे जो शादी में मिलता सामान मुझे सब दिया गया था, ये नहीं कहूँगी सामान नहीं दिया, सामान अच्छा दिया था, सब दिया था, लेकिन वो मेरे चाचा ने, मेरी दादी ने दिया था, ठीक है। और कन्यादान था वो ये हजम कर गया। इस बात के लिए मैंने बोला भी था, मेरे ससुराल वालों ने ऑब्जेक्शन था, तुम्हारा कन्यादान, तुम्हारा पैसे कहाँ हैं, चल तेरे अकाउंट में डलवा देते हैं ये वो। तो मैंने बोला मेरे को तो किसी ने नहीं दिए। फिर उनसे पूछा, उनको बोला होगा, मुझे नहीं पता इनकी क्या बात हुई क्या नहीं, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या बोला और क्या नहीं। तो मेरी सास मेरे को सुनाने लगी कन्यादान तक नहीं लेके आई, वो कहाँ है, उस पर तो तेरा हक था, ये वो। मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता, मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है, आप उनसे बात करो, पता। मेरी बुआ जी ने भी बोला कि हाँ कन्यादान तो तेरा ही राइट बनता था, तुझे लेना चाहिए था, पर मेरे को जब मेरी चलती नहीं तो मैं कैसे ले लूँ। उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो जी ऐसे मेरी शादी हुई थी, और आगे की बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे साथ तो बहुत गंदे से गंदा इन्होंने मेरी मतलब दुर्गति कर दी इन लोगों ने, और सबका नंबर आएगा, खूब मिर्ची भी लगेंगी। अब इनकी पोल पट्टी सामने लेके आ रही हूँ मैं, और ज़रूरत पड़ी तो मैं मीडिया में भी आ जाऊँगी। मुझे ऑफ़र आ रहे हैं, मैं एक बार मीडिया बुला के कॉन्फ्रेंस करवाऊँगी, सब कुछ करवाऊँगी।
अगर ये लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आई तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और इनकी काली करतूत डे बाय डे मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। काफ़ी इनको मिर्ची लगी हुई है, बहुत मतलब इनका ये मेरे बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ जहाँ पे मैंने जो भी विद प्रूफ जो भी मैंने वीडियो बना के मैंने शेयर भी कर रखी हैं, कई डिपार्टमेंट में ऊपर तक गई हुई हैं। हाँ, जिस दिन मेरे साथ कुछ भी अगर हरकत होती है, कुछ भी गलत होता है, तो वो वीडियो पूरे भारत में फैलेंगी, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।